हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कि जो एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, उनका अटेम्प्ट कैसे करना है हमें। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं उनका वेटेज बहुत ज्यादा होता है, लगभग 20 से 25 नंबर के न्यूमेरिकल एग्जाम्स में आ रहे होते हैं। अब बात यह आती है, लोगों को न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड लगते हैं, तो उसके पीछे की वजह यह है कि वो न्यूमेरिकल्स को पकड़ नहीं पाते हैं। पकड़ने से मेरा ये मतलब है कि उनको देख के हमें पहचानना है कि वो कहाँ से दिए गए और उसमें क्या पूछा गया है। तो इसके लिए मैंने एक न्यूमेरिकल रख रखा है। ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है जिसे मैं पढ़ रहा हूं। देखिए, न्यूमेरिकल ये है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 10 एच का मतलब है हेनरी का प्रेरकत्व 20 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र तथा 500 ओम का एक प्रतिरोध श्रेणीबद्ध है। इन्हें V बराबर 200 साइन 100 t की सप्लाई से जोड़ा गया है। ज्ञात करें Z का मतलब है प्रतिबाधा, cos फाई का मतलब है शक्ति गुणांक, और तीसरा में इसमें निकालना है I एंड V, यानी कि धारा व वोल्टेज के बीच में कालांतर, मतलब कि फेज डिफरेंस। तो अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो बेसिकली ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले उसमें हमें पकड़ना है कि ये किस चैप्टर से है। तो चैप्टर से पकड़ना तो बहुत ईजी है। अगर आपको 14 चैप्टर के नेम याद होंगे, क्योंकि जो भौतिक विज्ञान के 14 चैप्टर हैं, अगर उसके नेम आपको पता है तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिए, यहाँ पे लिखा गया है प्रत्यावर्ती परिपथ, यानी कि ये किस चैप्टर का है? ये चैप्टर 7 का है, जो कि क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। तो उस चैप्टर का ये आपने पकड़ लिया, यानी कि इसमें केवल प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहा होगा। अब दूसरा, इसमें जो मात्रक लिखी हुई है जैसे कि हेनरी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हेनरी किस चीज का मात्रक है। तो हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक है, ठीक है। अब प्रेरकत्व का मात्रक है तो प्रत्यावर्ती धारा में जब हम सारे डायग्राम बना रहे थे तो उसमें एलसीआर सर्किट हमने पढ़ा था, उसमें एल कौन सा था? स्वप्रेरकत्व, यानी कि ये एल है। ये क्या है? यहाँ पे एल दिया है। उसके बाद फिर बढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है 200 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र। तो यहाँ पे खुद ही उसने लिख दिया संधारित्र। संधारित्र को किससे डिनोट करते हैं? सी से, यानी कि जो फैरेड है ये कैपेसिटेंस का मात्रक है। क्या है? कैपेसिटेंस। तो ये है सी। और उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ मिलता है 500 ओम का एक प्रतिरोध। फिर क्वेश्चन में ही दे रहा है प्रतिरोध है 500 ओम का। क्या है? ये है प्रतिरोध। प्रतिरोध को किससे लिखते हैं? आर से। श्रेणीबद्ध है, तो यहां तक पहुंचने के बाद हमें यहाँ पे एक टर्म लिखिए श्रेणीबद्ध। अब श्रेणीबद्ध जो चैप्टर 7 उसमें श्रेणीबद्ध है, केवल एक ही टॉपिक है। क्या है? सीरीज एलसीआर सर्किट, यानी कि श्रेणी क्रम का जो एलसीआर परिपथ है वो है टॉपिक। तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे, इसके बाद जितना कहा गया वही वही कर देंगे। श्रेणीबद्ध मतलब क्या है? तो लाइन में जुड़े हों, एक ही लाइन में लगा हो एल, एक ही लाइन में लगा हो सी, और उसी लाइन में लगा हो आर। तो हम वैसे ही बना लेते हैं। एल का मतलब क्या है? कुंडली बनानी है। प्रेरकत्व में कुंडली तो होती थी, आपने पढ़ा था ना, स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक, जिसमें दो स्वप्रेरण यहाँ पे हमें बनाना है एल, जिसमें केवल एक कुंडली होगी। तो हम एक कुंडली बना दे रहे हैं, ये कुंडली बन गई। उसके बाद बोला गया किसमें एक लगा है? संधारित्र। तो ये एक संधारित्र हो गया। फिर आगे प्रतिरोध लगा हुआ है, तो प्रतिरोध लगा दिया। और उसके बाद क्या बोल रहा है? इन्हें V बराबर 200 साइन 100 t, यानी कि इस सप्लाई से इतना इसे वोल्टेज दिया गया। अभी क्या होता है? अभी वोल्टेज तो होता है, तो उसे इतना वोल्टेज दिया गया, तो इसे वोल्टेज दे देते हैं हम। ये V है। अब हम यहाँ पे ये लगा देते हैं। अब ये क्या है? ये प्रत्यावर्ती का चिन्ह। इससे पता चलता है कि इसमें जो करंट जा रही है वो अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे V जो दिया गया वो है 200 साइन 100 t। तो ये हमारा जब ग्राफ बन गया, यानी कि डायग्राम हमने बना लिया। अब धारा प्लस से माइनस जाएगी तो इधर से करंट जा रही है। तो अब इसमें निकालना क्या है, उस पे आते हैं। इसमें सबसे पहले निकालना है Z क्या होती है? प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा कैसे हम निकाल पाएंगे? प्रतिबाधा जब तक हम नहीं निकाल पाएंगे जब तक कि हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा। फॉर्मूला जब तक हमें नहीं आएगा जब तक कि इसका कंटेंट, यानी कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगा ये नहीं पता होगा। तो दूसरा क्या तैयार होना चाहिए? हमारा कॉन्सेप्ट तैयार होना चाहिए। पहला क्या? पहला हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे चैप्टर हैं, और किस चैप्टर के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये H यानी कि जो मात्रक लगे हुए हैं वो किन चीजों के मात्रक हैं। जब हमें मात्रक पता चल जाते हैं उसके बाद जो निकालना है Z, जैसे कि निकालना है प्रतिबाधा निकालना है, तो प्रतिबाधा का जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी उसका हमारा फॉर्मूला पता होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें उस टॉपिक को एक बार देखना होगा। अगर उस टॉपिक को हमने एक बार देखा है, फॉर्मूला तैयार है, तो फॉर्मूला लिख लेंगे। तो फॉर्मूला क्या है? Z बराबर √r² प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्सी। अब यहाँ पे आपको दो नए टर्म लिखे। R तो पता है कि प्रतिरोध है, अब एक्सएल माइनस एक्सी क्या है? तो एक्सएल क्या है? एक्सएल जैसे कि R रेजिस्टेंस होता है, इसमें रुकावट, वैसे ही जब L परिपथ होता था। L परिपथ मतलब कि जब किसमें, जिसमें केवल L लगा हो, ये L है।
तो इसकी रुकावट को हम कहते हैं एक्सल। एक्सल को क्या कहते हैं? प्रेरकीय प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात। अब ये कैसे पता है? क्योंकि टॉपिक हमारा क्लियर है। वैसे अगर आपका टॉपिक पता होगा तो अगर आपको टॉपिक पता है तो आप पता लगा लेंगे एक्सल क्या है। एक्सल ये, वैसे एक्सी क्या है? एक्सी जहां पे केवल ये कैपेसिटर यानी कि संधारित्र जुड़ा हो उस परिपथ के प्रतिघात यानी उस परिपथ में जो अवरोध जो रुकावट होती है उसे हम कहते हैं एक्सी। तो एक्सी क्या है? ये है कैपेसिटर यानी कि कैपेसिटर को क्या कहते हैं? संधारित्र। तो संधारित्र का प्रतिघात। ठीक, तो ये दोनों चीजें हमें पता चलेगी। अब यहां से हमें एक्सेल और एक्सी दो चीजें मिली जिनके फार्मूले भी होते हैं, तो उन दोनों के फार्मूले भी हमें पता होने चाहिए। फिर वही बात, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तब फार्मूले बताऊंगे। तो एक्सेल बराबर होता है ओमेगा एल, वही एक्सी बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक, तो ये दो फार्मूले हैं। अब इन फार्मूले का यूज करके हम एक्सेल और एक्सी की वैल्यू निकालेंगे। अब आप पूछेंगे ओमेगा नया टर्म कहां से दिखा? तो ये नया टर्म नहीं है। जो सबसे पहले सिंपल चीज है, क्या सिंपल चीज है? ये आपको दिख रहा है 200 साइन 100 टी। ये 200 साइन 100 टी डायरेक्ट लिख दिया गया, लेकिन इसकी इक्वेशन क्या है? v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। जब इस इक्वेशन से इसका कंपेयरमेंट करेंगे, इस वाली तुलना कर देंगे, v नॉट तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 200 साइन और ओमेगा की जगह पे 100 है और t है, तो ओमेगा कितना है? 100। तो ओमेगा रख देंगे 100 और l तो दिया ही है। l इसमें कितना दिया है? 10 हेनरी। उसके बाद c कितना दिया है? 20 माइक्रोफैरड। तो आपको पता ही है कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो किसी भी यूनिट यानी कि किसी भी प्रणाली में, किसी भी सिस्टम में दी हो मात्रक, उसे हम चेंज कर लेते हैं किसमें? एसआई यूनिट में। तो एसआई यूनिट क्या होती है? माइक्रो मतलब कि कैपेसिटर की एसआई यूनिट होती है फैरड। तो उसको 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यह आ जाएगा फैरड में। उसके बाद प्रतिरोध दिया है 500 ओम, तो पहले से एसआई में है, तो आर कितना है? 500। तो हमें निकालना है एक्सेल। एक्सेल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल, यानी कि ओमेगा क्या है? 100 और एल कितना दिया गया है? 10 हेनरी। तो यहां से हमारा ओमेगा मिल जाएगा 1000। अब इसका मात्रक क्या होगा? तो हमने बताया कि प्रतिबाधा है। प्रतिबाधा का सिंपल मतलब क्या है? मतलब प्रतिघात है। प्रतिघात का मतलब क्या है? रुकावट। तो रुकावट आर यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? ओम। अब इसके बाद हमें निकालना है एक्सी। एक्सी होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। अब 1 अपॉन ओमेगा सी होता है तो आपको वहां पे ओमेगा की वैल्यू भी दिख रही है और ओमेगा के बाद आपको सी की वैल्यू भी दिख रही है। तो आपको बस सिंपली करना क्या है? दोनों की वैल्यूज उठा के रख देनी है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 100 और सी की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर -6। अब एक बात आपने और देखी, यहाँ पे कैलकुलेशन आ गई। तो तीसरी चीज क्या है? आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन तो आनी ही चाहिए। कैलकुलेशन इजी कैसे करते हैं वो तो देखिए। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो पावर्स होती है, नीचे की पावर्स ऊपर में भेज देनी है। अब नीचे की पावर्स जब ऊपर जाती है तो उसका साइन बदल जाता है। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो यहाँ पे 10 की पावर -6 ऊपर जाएगी 10 की पावर 6। ये 100 है और 2। अब 10 की पावर 6 को 100 लिखा है, यानी कि 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 2। तो 10 की पावर 2 से ऊपर 10 की पावर 6 काटेंगे तो ऊपर बचेगी 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं क्या? 10,000 अपॉन में 2। 10,000 को जब हम 2000 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5000। तो हमें एक्सी की वैल्यू मिल गई 5000। एक्सएल और एक्सी वैल्यू मिल जाने के बाद हम क्या करेंगे? सीधे इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पटक देंगे और रिजल्ट हमें मिल जाएगा 5000 ओम। ये भी क्योंकि है तो प्रतिबाधा ही, प्रतिबाधा है तो वहां पे हम यूज करेंगे ओम का। ये प्रतिबाधा यानी कि रुकावट और अवरोध रुकावट यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक 5 मतलब कि ओम होता है तो ओम ही रखेंगे। इतना निकालने के बाद हम इसमें वैल्यू रख देंगे। तो ये है जेड बराबर आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी 500 अंडर रूट 2। तो ये z आ गया। अब z का मात्रक क्या होगा? फिर वही बात, z का मात्रक क्या होगा? ओम ही तो होगा, क्योंकि z भी तो प्रतिबाधा है। z इस पूरे परिपथ की प्रतिबाधा है और एक्सएल एक्सी एक अपने अलग प्रतिपथ, जैसे l परिपथ की प्रतिबाधा एक्सएल, c परिपथ की प्रतिबाधा एक्सी है, वैसे ही z क्या है? इस पूरे एलसीआर परिपथ की। तो ये मिल गई 500 रूट 2 ओम। z निकल आया। इसके बाद हमसे पूछा गया है cos फाई यानी कि शक्ति गुणांक। तो शक्ति गुणांक का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है शक्ति गुणांक का फार्मूला? अब हम इस परिपथ को इरेज किए दे रहे हैं, इस परिपथ का, क्योंकि हमें कोई काम नहीं है। ठीक है, तो इस परिपथ को इरेज करते हैं एक्सी। तो एक्सी बराबर 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद हमें दूसरी चीज निकालना है cos फाई। cos फाई को कहते हैं शक्ति गुणांक। नहीं, शक्ति गुणांक तो आपको क्वेश्चन में लिख के देगा, लेकिन इसका फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। तो cos फाई बराबर होता है आर अपॉन में z, यानी कि प्रतिरोध 500 ओम बटे z निकला है 500 रूट 2। तो 500 से 500 कट गया 1 अपॉन रूट 2। तो cos फाई यानी कि
जो कॉस की वैल्यू होती है वो √2 कितने पे होती है, cos 45 यानी कि cos 45 की तो होती है √2, 1/√2 ना। तो यहाँ से फाई की वैल्यू मिल जाएगी cos इनवर्स, जब cos उधर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा 1/√2, और 1/√2 वैल्यू होती है cos 45 डिग्री। तो ये हमें शक्ति गुणांक मिल गया। अब तीसरा हमें निकालना है फेज डिफरेंस, आई और वी यानी कि धारा और विभवांतर के बीच हमें फेज डिफरेंस निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यही हो जाएगा cos इनवर्स बराबर 1/√2, यही होगा इसके बीच का क्या डिफरेंस, यानी कि 45 डिग्री ही होगा इसके बीच का डिफरेंस, जो आई और वी है। जो शक्ति गुणांक है वही होता है डिफरेंस, यानी कि 45 डिग्री क्या होगा, डिफरेंस होगा फेज के बीच में, यानी कि 45 डिग्री का अंतर होगा। अगर आई इतने पे है तो वी इतने पे है, ये मतलब 45 डिग्री का यहाँ पे कोण बनना होगा। ठीक, तो बेसिकली इस न्यूमेरिकल को करने के लिए हमें कितनी चीजें की जरूरत लगी, 4 चीजें। वो 4 चीजें कौन सी हैं? पहली चीज ये है कि आपको क्वेश्चन की पकड़ होनी चाहिए। पकड़ का मतलब ये है क्वेश्चन को देखते ही आप जान जाए कि किस चैप्टर से है। दूसरी चीज आपको टॉपिक क्लियर होने चाहिए। अब टॉपिक का मतलब क्या है, इसमें प्रेरकत्व क्या होता है, संधारित्र क्या होता है, श्रेणीबद्ध प्रतिबद्ध किसमें लगा होता है, यानी इसमें एलसीआर सर्किट था तो उसका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। जब टॉपिक क्लियर होगा तो उसके बाद में फॉर्मूले आने चाहिए। फॉर्मूले आने के बाद उसको अप्लाई कैसे करना है वो तो आप कर लेंगे, क्योंकि फिर फॉर्मूले पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अप्लाई तो आप कर ही लेंगे। अप्लाई करने के बाद आपको कैलकुलेशन, जैसे यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हुई थी, कैलकुलेशन को सही से रखना। अभी हमने वैल्यू गलत मानी थी तो आंसर गलत आ रहा था, तो तीसरी चीज कैलकुलेशन सही रखनी है। बस ये अगर 4 चीजें आपकी क्लियर है तो आपके 20 से 25 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के 20 से 25 नंबर होते हैं। ठीक है, तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।